Hello everyone. Hope everyone is good at their homes and let's get started for today's class. So in this class we all are going to be study chapter 6, that is conservation of plants and animals. So इस लेसन की जो चेकलिस्ट है हमारे पास वो है बायोडाइवर्सिटी, रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो पहली बात हम इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. और जो पहली चीज़ है वो है हमारी बायोडाइवर्सिटी. सेकंड है किस तरह से मतलब व्हाट आर द रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, और क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खो गई है. और सेकेंड थिंग वहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंजर्वेशन, किस तरह से हम बचा सकते हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ को. ओके, नेक्स्ट है हमारा लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉरी. तो ये जो लेट्स गेट स्टार्टेड है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट फिर भी हम कर लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड मैच द एनिमल विद देयर हैबिटेट. तो हमें नीचे दे रखे कुछ एनिमल्स है, उनके हैबिटेट है, उन्हें हमें मैच करना है. ओके, तो एनिमल हो गया हमारा सपोज टाइगर. तो टाइगर हमारा फॉरेस्ट में रहता है. वेल हमारी वाटर में रहती है. पैंगुइन्स साउथ अफ्रीका जैसे स्नोई रीजन में रहते हैं. नेक्स्ट हमारा कैमल हमारा डेजर्ट में रहता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल, द थ्रेट्स टू देम एंड द वेज टू कंजर्व देम. तो हम इस चैप्टर में बस डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे इन प्लांट्स और एनिमल में जो है, और थ्रेट्स जो जिससे कि हम बचा सकें, कंजर्व कर सकें प्लांट्स एंड एनिमल को. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आर बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर है क्या? तो द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. The atmosphere, land, and the water bodies like river, ponds, oceans, etc., along with plants and animals that live there from the biosphere. The varieties in organisms living in a particular region forms the biodiversity of that region. Let's learn more about biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या? बायोडाइवर्सिटी अर्थ का एक पार्ट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मीन्स द लैंड. ओके, तो जो एटमॉस्फेयर है, लैंड है, वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स है, पॉन्ड्स हैं, ओशन, ये सारी चीज़ें सब बायोस्फेयर में ही आती हैं. और जो भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनका अलग अलग तरह का रहने का हैबिटेट कह लो. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, हैबिटेट वगैरह, ये सब चीज़ें बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती हैं उस रीजन की. ओके, सो अब हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेफ़र टू अ नंबर. बायोडाइवर्सिटी जो है वो रेफ़र करती है एक नंबर को, वैरायटी को, वेरिएबिलिटी को ऑफ लिविंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. तो जो बायोडाइवर्सिटी वो एक्चुअल में कई सारे नंबर्स को, यानी मेनी वेराइटीज़, वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम. ओके, तो जो बायो होता है वो लाइफ को रिलेट करता है, द वर्ड बायो, एंड द डाइवर्सिटी वो रिलेट करता है वैरायटी. समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. बायोडाइवर्सिटी में जो बायो होता है उसका मीन्स लाइफ होता है, एंड डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी. ओके, life on the earth varies depending on the climatic condition of the region. Deserts have a different biodiversity as compared to the tropical rainforest. The India is a subtropical country and has different kind of habitat like Thar Desert, Himalayan region, Western Ghats, Sundarbans, etc. Hence it has a rich biodiversity. लाइफ जो अर्थ पे है वो डिपेंड करती है अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को, और जो डेजर्ट रखते हैं अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इंडिया एक सब ट्रॉपिकल रीजन है. सी, ये जो मैंने लाइंस मार्क कर रखी है दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर नोट्स. ओके, यू कैन ऑल्सो मार्क इट. ओके, जो इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल कंट्री है और ये अलग अलग तरह के हैबिटेट्स रखती है, जैसे थार डेजर्ट, हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन एंड, और ये रिच है, इंडिया में रिच है बायोडाइवर्सिटी में. ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फना. तो अगर आपको फ्लोरा एंड फना का डिफरेंस अब भी नहीं मालूम तो आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन कर रखा फ्लोरा का और फना का. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा.
ओके तो जो प्लांट्स फाउंड इन द रीजन ऑफ फ्लोरा, जो भी प्लांट्स फाउंड होते हैं फ्लोरा के रीजन में, जो फ्लोरा है एक रीजन है जो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन। तो जो फ्लोराज होते हैं एक्चुअल में वो प्लांट्स को रेफ़र करते हैं, और जो फन्ना होता है वो एनिमल्स को रेफ़र करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इकोसिस्टम। ओके नाउ इकोसिस्टम एज आई टोल्ड यू, तो जो इकोसिस्टम होता क्या, इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इन अ गिवन रीजन इज फॉर्म इकोसिस्टम। जो इंट्रैक्शन होता है ना बिटवीन एक ऑर्गेनिज्म के और उसके सराउंडिंग में यानी एनवायरनमेंट के साथ, तो उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। ओके और जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रीजन आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, वो कहलाए जाते हैं बायोटिक फैक्टर। और जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट, वो कहलाए जाते हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक और एबायोटिक जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। बायोटिक जो होते हैं वो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जो एबायोटिक होते हैं वो सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह होते हैं। और जो इंटरडिपेंडेंसी यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली जो बात है, ये जो फैक्टर फॉर्म करता है, ये जो मतलब इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पे होना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में, ये फॉर्म करता है इकोसिस्टम। ओके फॉर एग्जांपल है मरीन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड्स इकोसिस्टम। ओके तो मैंने अभी आपसे कहा था कि दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द किस तरह से कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स जो होते हैं, लाइक हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। बट जो कार्निवोरस या ओमनीवोरस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं खाते, बट ओमनीवोरस तो खा लेते हैं डायरेक्टली, बट जो कार्निवोरस होते हैं वो इनडायरेक्टली खाते हैं और वो उन हर्बीवोरस को खा लेते हैं। तो हर्बीवोरस ने भी तो प्लांट्स खाए ना, तो वो इनडायरेक्टली खा रहे हैं किसको, प्लांट्स को। इनडायरेक्टली हो गया। अब प्लांट्स कैसे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उन्हें मिल जाती है प्लांट्स को। इस वजह से इस तरह से दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरह से खोई, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है इस लेसन का। ओके different kinds of animal have a specific place in the food chain and a food web. If one of them destroyed, then the food web or the food chain will get disturbed. However, in recent time, the biodiversity is being lost and degraded due to human interface. तो जो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं रखते हैं स्पेसिफिक प्लेस फूड चेन और फूड वेब में। अगर एक भी डिस्ट्रॉय हो गई तो पूरी फूड चेन और फूड वेब ख़राब हो जाएगी, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अभी कुछ वक्त पहले की बात है, नॉट एग्जैक्टली 1 or 2 ईयर, बट कुछ वक्त पहले की बात है, जो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। किसकी इंटरफेरेंस से? ह्यूमन के दखल देने से वो ख़त्म हो गई। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी आर पोचिंग क्या होता है? एनिमल्स को हंट करना उनकी स्किन्स वगैरह चीज़ों के लिए। डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना फॉर उनके हैबिटेट्स को काट देना फॉर अपनी ह्यूमन के ज़रूरत के लिए। एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, इसमें पॉल्यूशन फैलाना ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से हो जाता है, ये मेन रीज़न है। इंट्रोडक्शन टू न्यू स्पीशीज़। ओके सो लेट्स कम नाउ नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। Okay, make a list of all the product that you see that you use at home that are made from forest source. Do you realize how dependent we are on these forests? The forests are also in formation of rain, soak up the heat, pollution in our daily lives. We use forest products like honey, spices, gums, resins, timber, etc. The minerals are different kind of metals. Product comes to from the forest. In rural, people are totally dependent on forest for firewood, medicine, timber, etc. Next is deforestation. Deforestation is cutting down the trees, destruction of the forest on a large scale. तो deforestation से
मतलब होता है सिर्फ काटना पेड़ों का और डिस्ट्रक्शन करना फॉरेस्ट को, मतलब पूरा मतलब पूरा डैमेज कर देना फॉरेस्ट को फॉर ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में. Such land is used for building residential areas, इंडस्ट्रीज सच एंड फॉर मिनिंग एरिया. तो ये जो लैंड में जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है वो वाला जो लैंड है वो बिल्डिंग के लिए बनाया जाता है, मतलब नई नई इमारतें खड़ी करने के लिए, बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग के लिए. एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ led to high demand for food crops, grazing land for animals, which has led the clearing of forest. तो जो इंक्रीज पॉपुलेशन में वो हाई डिमांड हो गई है खाने की और क्रॉप्स की, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्लियर हम फॉरेस्ट का क्लीन करते हैं फॉर गेजिंग और क्रॉप्स के लिए. जो rise in population has also led to higher requirements of the timber, wood, fuel and other forest product like gums. and जब पॉपुलेशन बढ़ा है तो अलग अलग चीज़ें जो भी फॉरेस्ट से मिल रही हैं हमें, उन चीज़ों को हमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है. तो इस फॉरेस्ट तो डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है, तो कितना थोड़ा बचेगा मतलब फॉरेस्ट का, समझ रहे हैं ना आप. Next, a consequence of deforestation. Human activities in the forest leading to deforestation have major effect on life on the earth. It has disturbed the balance of the nature and has caused natural calamities. Desertification. First is our desertification, overgrazing, removal of vegetation. Deforestation leads to soil erosion, removal of fertile topsoil, explosion the rocks beneath it. The rock do not support the growth of vegetation, leading to formation of desert. Okay, तो desertification क्या होता है? overgrazing करना, वेजिटेशन को रिमूव करना और डिफॉरेस्टेशन होना, जिससे सॉइल इरोजन होता है. और जब ऊपर की फर्टाइल सॉइल हट जाएगी, नीचे तो रॉक ही रॉक है, राइट, ये सैंड है नीचे. तो जो रॉक्स हैं वो सपोर्ट करती हैं ग्रोथ को, किसकी, वेजिटेशन की. और जो लीड करेगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डेजर्ट फॉर्मेशन. मतलब जब ऊपर की सारी जो फर्टाइल सॉइल हट जाएगी, फिर नीचे की जो भी बचेगा रॉक वगैरह, तो सब किसे फॉर्म कर देगा, डेजर्ट को. तो सब डेजर्ट हो जाएगा ना. नाउ नेक्स्ट हमारा फ्लड क्या है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वेजिटेशन ऑफ द फ्रॉम द लैंड. जब रिमूव हो जाएगा वेजिटेशन लैंड से, रेन को नहीं इन्फिल्ट्रेट द पर्कोलेट्स इनटू द सॉइल, तो फिर वो सॉइल में एब्जॉर्व नहीं होगा. जो फ्लड का मतलब जो रेन होगी वो अंदर को ऑब्जॉर्व नहीं होगी पानी सारा, तो उससे जो पानी होगा वो रन ऑफ नहीं जाएगा भी नहीं, एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, कलेक्ट हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, फ्लड, उससे फ्लड्स आएंगे. और कोई प्लांट्स भी नहीं होंगे, तो रूट्स जो हैं जो पानी पकड़ के रख लेती हैं सॉइल में, जब सॉइल होगी नहीं, सब तरफ डेजर्टिफिकेशन होगा, तो किस तरह से पकड़ेंगे, तो फ्लड्स आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम ड्रॉट, ड्यू टू रिमूवल ऑफ ट्रीज़ के रिमूव होने से ये देयर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ वाटर साइकिल का इम्बैलेंस होगा, कॉज करेगी कम, मतलब बहुत कम बारिश होगी. फिर इवेंचुअली जब बारिश कम होगी तो ड्रॉट पड़ेगा, सूखा. इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, बढ़ना ग्रीन हाउस गैस का. प्लांट एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. जब वेजिटेशन लेस होगा, जो एक्सेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, एब्जॉर्व होगा, बढ़ेगा हीटिंग. एंड फ्रॉम द लैंड से और इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर में, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, दैट्स हार्मफुल. नाउ डिक्रीज रेनफॉल एंड द वाटर टेबल्स. जो रूट्स ऑफ प्लांट्स की हैं जो पकड़ लेती हैं सॉइल को और वाटर को परकोलेट्स कर लेती हैं इनटू डीपर पार्ट्स पे, अर्थ को क्रिएट करती हैं वाटर टेबल्स. एंड हाउएवर व्हेन देयर इज़ फ्यूअर ट्रीज, द रन ऑफ वाटर क्रिएट्स फ्लड्स, सॉइल इरोजन फॉर्म हो जाता है. कैसे, जब एजोन हमने अभी ऊपर ही पढ़ा किस तरह से सॉइल इरोजन फॉर्म हो जाता है. जब ऊपर की सारी जितनी भी फर्टाइल सॉइल हट जाएगी और प्लांट्स
होंगे नहीं उसे पकड़ने के लिए, तो इट्स ऑब्वियस कि सॉइल एरोजन फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्वेट कर सकते हैं, बचा सकें, तो पहले हम फॉरेस्ट का पढ़ लेते हैं किस तरह से। द कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट फॉरेस्ट कवर आर नीड फॉर एंड फॉर द अर्थ। तो मेजर्स एंड सस्टेनेबल वेज टू कंजर्व द फॉरेस्ट। तो जो मेन कंसर्न मतलब जो मेन वेज हैं जिस तरह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा एफॉरेस्टेशन। तो जो रीप्लांट करे हुए जो डिस्ट्रॉयड ट्रीज़ हैं, जितने भी डिफॉरेस्ट करे हुए एरियाज़ पे, वहाँ पे धीरे धीरे हमें मतलब एकदम तो बड़े होंगे नहीं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पेड़ बड़े होंगे, तो हमें प्लांट करने चाहिए ट्रीज़। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड वे है मेथड कंजर्व करने का फॉरेस्ट को। समझ में आ रहा है? जितने भी पेड़ हमने काटे हैं तो हम मतलब एवरीवन, हर एक को एटलीस्ट 1 और 2 ट्री प्लांट्स तो लगाने ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। इंसेक्ट पेट्स कॉज लॉट ऑफ डैमेज ट्रीज़ इन फॉरेस्ट। जो इंसेक्ट हैं, पेट्स हैं, वो काफ़ी सारे डैमेज कर देते हैं ट्रीज़ को फॉरेस्ट में। दिस इज़ वेयर द नेचुरल एनिमीज ऑफ द इंसेक्ट एंड पेस्ट आर हेल्पफुल। The rodents, birds, frogs which lead on an insect and pest can be used as biological control, preventing the forest fire। किस तरह से फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग लगने को बचा सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राई समर मंथ्स by making the fire lines। The forest fire can be exhausted by the spray water, soil from the air, and by the growth of the on the land, setting in the national parks, sanctuaries, where the commercial explosion of the prohibited is an effective way to conserve। We will discuss these in detail in next section. And the social forestry is the concept in which the barren and unusual land which is common to communicate is used to grow the trees, plants that provide the firewood and food and timber। होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर आगे का जितना भी चैप्टर रहेगा वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाय।